जो है इतिहास लेख पर पुनर्जागरण का प्रभाव आपको पढ़ना है। पुनर्जागरण पश्चिम में उदित होने वाली, खासतौर से इटली जैसे देशों में, एक ऐसी विचारधारा का नाम है जिसने 13वीं सदी से लेकर 16वीं सदी के बीच में समस्त पश्चिम के जगत में राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों में, उनकी क्रियाओं में और उनके परिणामों में तमाम ऐसे परिवर्तन जो वहाँ के विचारों में, सांस्कृतिक स्वरूपों में हमें दिखाई देते हैं, ऐसे स्वरूप को हम पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं। इस आंदोलन ने न केवल वहाँ के सामाजिक जगत, न वहाँ के शैक्षिक जगत, न वहाँ के वैचारिक जगत, न वहाँ के सांस्कृतिक जगत, अपितु समस्त क्षेत्रों में प्रभाव तो छोड़ा ही छोड़ा, लेकिन इसके साथ ही साथ इसने इतिहास लेख के क्षेत्र पे भी प्रभाव छोड़ा। खासतौर से बियांडो, मैकियावेली, गुरडाइनसी और ऐसे तमाम नाम हैं जिन लोगों ने समस्त यूरोप में, समस्त पश्चिमी जगत में अपने विचारों से, अपने हिस्टोग्राफी से और अपने इतिहास के लेखन से एक ऐसी विचारधारा को जन्म दिया जिस विचारधारा को हम पुनर्जागरण पर इतिहास लेख के प्रभाव के नाम से जानते हैं। तो जो पुनर्जागरण पे जो इतिहास लेख का जो प्रभाव पड़ा वो कई तरह के विचारधाराओं के रूप में हमारे सामने आता है। पहली जो चीज़ है, इस आंदोलन ने, इस मोमेंट्स ने मनुष्य की अंतहीन क्षमताओं में एक ऐसा आत्मविश्वास जगाया जिसके माध्यम से अब मनुष्य किसी भी चीज़ को पा सकता है, उस पर तर्क कर सकता है, उस पर खोज कर सकता है और उस पर अपनी आइडिया दे सकता है, जबकि पहले ऐसा संभव नहीं था। तो पुनर्जागरण ने जो इतिहास लेख पे जो अपना प्रभाव छोड़ा, उसने यह विश्वास जताया कि मनुष्य जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति से युक्त है और स्वतंत्र पैदा हुआ है, वह स्वयं का निर्माता है एवं स्वयं को ढालने वाला वो बन सकता है। मनुष्य की ऐसी अंतहीन जो क्षमताएं हैं, उनके अंदर जो आत्मविश्वास है, उसको निश्चित रूप से जगाने का जो काम है वो पुनर्जागरण ने किया। क्योंकि अब आधुनिक युग वहाँ पे शुरू हो चुका था, मध्य युग समाप्त हो चुका था, नई शिक्षा पद्धति आ चुकी थी। इसका मतलब था कि नई शिक्षा पद्धति और लोकल लैंग्वेज का जो विकास था, उसने इतिहास लेख के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया, क्योंकि लैटिन और ग्रीक जैसी भाषाओं से अब एक छत्र समाप्त हो चुका था और लोग अब साधारण भाषा में, लोकल लैंग्वेज में, डच, स्पेनिश, तमाम ऐसी भाषाएं थी जिसमें साहित्य को लिख सकते थे, पढ़ सकते थे, इतिहास को लिख सकते थे, समझ सकते थे। तो इस प्रकार के डेवलपमेंट ऑफ लोकल लैंग्वेज का जो विस्तार था, जिसको रेनेसा ने जगह दी थी, क्योंकि आपको पता है 1455 में जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का भी आविष्कार कर दिया था। तो प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार और लोकल लैंग्वेज के विकास ने, डेवलपमेंट ऑफ लोकल लैंग्वेज और प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन ने एक बड़ा काम किया इस तरह के इतिहास लेखन को आगे बढ़ाने के लिए। तो साधारण सी बात थी कि इन सारी बातों की वजह से साधारण सारे इतिहासकार प्रसिद्धि पाने लगे और वो अपनी रचनाओं को अब लिखने लगे। प्राचीन धरोहरों के प्रति उनके अंदर जिज्ञासाएं जगी, इतिहास में समीक्षाएं बढ़ने लगी और मानवतावादी इतिहास लेखन का क्षेत्र विकसित होना शुरू हुआ। इसके अंतर्गत जो दूसरा प्रमुख बिंदु हो सकता है, जो अब इतिहास लिखने का जो तरीका शुरू हुआ, वो मानववादी दृष्टि से लिखा जाने लगा। मानवतावादी दृष्टिकोण से संबंध यह है कि इसके जो पिता, फादर ऑफ ह्यूमनिज्म के नाम से पेट्रार्क को जानते हैं, 1374 जो उनका आखिरी स्टेज था, वहाँ तक आते आते समस्त पश्चिम जगत में मानवतावादी जो विचारधारा थी वो इस रूप में हमारे सामने आती है कि मनुष्य के नैसर्गिक शक्तियों के विकास के लिए उसको अवसर दिया जाए, अर्थात यह लौकिक जो दुनिया है उसमें मनुष्य को जगह दी जाए, न कि पारलौकिक दुनिया के लिए मनुष्य को तैयार किया जाए। जिसका मतलब साफ था कि मनुष्य की जो स्वाभाविक क्रिया हैं वो नैसर्गिक रूप से कैसे विकसित हो सकती हैं, उनके विकास के लिए नई नई रचनाएं शुरू की जाएं। अगर लियोनार्डो दा विंची ने अगर कोई रचना की और मोनालिसा जैसे शख्सियत को उसने अपने चित्रों के माध्यम से उकेरा, तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो जियोकांडा नामक एक ऐसे आदमी की वो पत्नी थी जिसको वो प्रेम करता था, बल्कि उसका जो लक्ष्य था उकेरने का वह था कि मानवीय शक्तियों को कला के माध्यम से एक नया स्थान दिलाया जाना चाहिए, और शायद उसने वही काम किया। आप उस चित्र को देखिए, अगर उस चित्र में देखिएगा तो शिलाएं हैं, खंड हैं, पर्वत हैं, छोटे छोटे पौधे हैं और झरने से गिरते हुए पानी की धारा है, जो यह दिखाती है कि अब मनुष्य प्रकृति के काफ़ी करीब है जिसे दूर किया गया था। तो कुल मिला जुलाकर इस काल के इतिहास लेखन की जो सबसे बड़ी जो विशेषता है वह है इतिहास के प्रति मानववादी दृष्टिकोण की वापसी।
अर्थात अब इतिहास में मानव को जगह मिलने लगी। मानवीय शक्तियों को केंद्र में रखकर इतिहास लिखा जाने लगा और मानव के विकास के लिए, मानव की संभावनाओं के विकास के लिए, उसकी ऊंची उड़ान के लिए नए नए रास्ते तलाश किए जाने लगे।